हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूअल क्रैकर। आज हम अपनी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशन, जिसका नेम है ग्रेविटेशन। अब देखो, आप जो है लास्ट 2 चैप्टर्स में पढ़ चुके हो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, फोर्स क्या होती है? वी हैव लर्न दैट फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द मोशन। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स है, अगर सपोज करो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, अब उसको यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं या इंटरनल फोर्स लगा लो, तो ये यहाँ पर खड़ी हुई ऑब्जेक्ट है, इसको आगे की तरफ बढ़ाना, आगे की तरफ लेकर जाना, तो ये क्या कहलाएगी? इसकी स्पीड को चेंज करना। पहले 0 पर थी, अब इसकी स्पीड कितनी हो गई? अगर सपोज करो 2 मीटर पर सेकेंड हो गई तो इसकी स्पीड हो गई चेंज। अब इसकी डायरेक्शन, अगर ये इधर की तरफ है या इसका फेस इधर था और हम इधर, इसकी डायरेक्शन भी हमने क्या कर दी? चेंज कर दी। तो अब इससे हमें पता चला कि फोर्स किस लिए ज़रूरत है? फोर्स की ज़रूरत है कि उसकी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की। वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ। आप सब देखते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये बॉल है, ये नीचे की तरफ आ रही है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा ये कहाँ गिरती है? अर्थ पर ही गिरेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने ऊपर से छोड़ी और वो कहीं बीच में ऐसे रह गई हो। आपने कभी देखा है हवा में लटकते हुए किसी बॉल को? नहीं। वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। हम सभी जानते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मून गोज अराउंड द अर्थ, लेकिन जो मून है वो किसके अराउंड जाता है? अर्थ के अराउंड। इन ऑल दीज केस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स। आपने देखा होगा इन सब केसेस में कोई ना कोई ऐसी फोर्स तो है जो इन सब ऑब्जेक्ट को क्या करे? रिवॉल्व करे, इनको घुमा रही है। प्लैनेट्स को, मून को। जो सर आइजैक न्यूटन है, उन्होंने एक कुड ग्रास्प दैट द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि जो एक ही तरह की फोर्स है ना, वो इन सब के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। और उस फोर्स को क्या बोला गया? दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बताया गया कि जो भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड चल रहे हैं या मून जा रहा है अर्थ के अराउंड में, तो ये एक फोर्स की वजह से है। दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन के बारे में और यूनिवर्सल लॉज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। और हम इसमें मोशन भी पढ़ेंगे कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स है वो किस तरह से मूव करती है यहाँ अर्थ पर। वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हमारा बॉडी वेट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर वेरी कैसे कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर वेरी कैसे करेगा, ये पढ़ेंगे हम। वी शैल ऑल्सो डिस्कस द कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन लिक्विड्स। लिक्विड्स के अंदर ऑब्जेक्ट किस तरह से फ्लोट करते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वाली सारी क्या थी? हमारी इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, ये क्या था हमारा चैप्टर का, जो ये चैप्टर नंबर इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर में अपने। एक सेकेंड, ग्रेविटेशन। चलिए स्टार्ट करें ग्रेविटेशन को। वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ। हम जानते हैं कि जो मून है वो किसके चारों ओर चला जा रहे हैं? अर्थ के। एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रू अपवर्ड्स रीचेस एट सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउन अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालेंगे तो वो एक सर्टेन हाइट, एक निश्चित हाइट के बाद में, एक निश्चित ऊंचाई के बाद में वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी। इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिम। ये कहा जाता है कि जब न्यूटन जो है एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एप्पल आकर उनके ऊपर गिरा। द फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग। वो एप्पल का गिरना, जैसे ही एप्पल गिरा वहीं से न्यूटन ने सोचना शुरू कर दिया कि ये नीचे ही क्यों गिरा है। ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल। उसने सोचा कि क्या कुछ ऐसी चीज है जो धरती है वो एप्पल को अट्रैक्ट करती है, या कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। ऐसे तो मून भी है, मून को क्यों नहीं खींच रही, मून क्यों नहीं नीचे गिर रहा। इज अ फोर्स द सेम इन बोथ केसेस। क्या मून और अर्थ में दोनों में फोर्स सेम है, इसलिए मून नीचे की तरफ नहीं गिर रहा। ही कंजक्टेड द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस। तो इसमें पता चला कि सेम टाइप का जो फोर्स था वो दोनों के ऊपर क्या होता? अप्लाई हो रहा था। ही आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट
द मून फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ। उन्होंने आर्ग्यू किया कि कुछ एक ऐसा बिंदु होगा, ऑर्बिट होगा, जहां पर ईच पॉइंट ऑफ इस ऑर्बिट का एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो है मून जो है फॉल कर रहा है किसकी, अर्थ की तरफ, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन। कि मून जो है अगर यहाँ पे अर्थ का बिंदु है तो मून इसके जब यहाँ पे चारों ओर घूम रहा है, इस बिंदु के यहाँ पे जा रहा है, तो कोई तो ऐसे जो सेंटर में है अर्थ का जो मून को अट्रैक्ट कर रहा है, तभी तो ये अपने चारों ओर चक्कर लगाने दे रही है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि अगर मून यहाँ है तो ये यहाँ इसके चारों ओर ना घूम के कहीं सीधा ही निकल जाता, इधर चला जाता या इधर चला जाता, स्ट्रेट लाइन में चला जाता। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है मून को। बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ। लेकिन हमने कभी भी नहीं देखा कि कभी मून जो है आके अर्थ के ऊपर गिरा हो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून बाय रिकॉलिंग एक्टिविटी। अब ये हम एक्टिविटी करेंगे, एक थ्रेड लेंगे और थ्रेड को हम रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करने के बाद में हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो थ्रेड है, एक स्टोन थ्रेड पे एक स्टोन बांधेंगे और आप उसको घुमाओगे। घुमाने के बाद में देखना वो सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। कब तक घूमेगा ये आप करके देखोगे। जैसे आपने थ्रेड को रिलीज किया, उसको छोड़ा, तो वो स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ में एक सर्टेन स्पीड के बाद में क्या करने लग गया, मूव करने लग गया। एंड चेंज डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसको वेलोसिटी या एक्सेलरेशन बोला गया। जो फोर्स है इसमें एक्सेलरेशन में, उसकी बॉडी को किस तरह से सर्कुलर पाथ में अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसको क्या बोला गया, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स। ये पता चला कि जो सेंटर है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो राउंड राउंड घूम रही है, सर्कल में घूम रही है, तो जो सेंटर होता है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से वो वस्तु जो है वो सेंटर में घूमती है, वरना वो स्ट्रेट चली जाती है। तो इस फोर्स का नाम दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द स्टोन फ्लाइज। अगर ये फोर्स नहीं होगी तो जो पत्थर होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। जो हमने टेंजेंट के, जब हम मैथमेटिक्स में जो टेंजेंट बनाते हैं सर्कल के, तो वो यही है कि ये अगर यहाँ पर सेंटर अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, अगर ये सेंटर करता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ जाती है, यहाँ जाती है। लेकिन जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं अप्लाई हो रही है तो कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। या मैथमेटिक्स में भी हम पढ़ते हैं टेंजेंट्स ऑफ सर्कल वाले में। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो मून का जो मून है वो अराउंड कैसे, अर्थ के चारों ओर कैसे चलता है। मून अराउंड द अर्थ किसकी वजह से जाता है उसके अराउंड में, तो ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोला गया, उस फोर्स को बोला गया जो सेंटर के, अर्थ के जो सेंटर की में है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इफ देयर वर नो सच फोर्स द मून वुड परचू यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसी कोई फोर्स नहीं होती तो मून क्या जाता, एक स्ट्रेट लाइन में जाता। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होगा कि मून जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। इसी वजह से जो है सेब का गिरना भी क्या था, अर्थ की तरफ आना। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ। क्या सेब अट्रैक्ट नहीं करता। देखो हम अभी जो है हम न्यूटन इसके केपलर्स के लॉ पढ़ेंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, या फिर हम न्यूटन के लॉ से देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोशन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। जो एवरी रिएक्शन हैज इन इक्वल, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है कि इस यूनिवर्स में हर चीज अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। बट लेकिन उसका मास कम होने की वजह से वो नेग्लिजिबल हो जाती है, वो अपनी तरफ बड़ी चीज को नहीं खींच पाती। अगर एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा है, दोनों थ्रेड यहाँ से पकड़ रहा है, दूसरा वहां से, अब देखो जो ज्यादा ताकतवर होगा वो उसको अपनी तरफ ले आएगा ना, जो हम खेलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एप्पल भी क्या है, छोटा है, और अर्थ क्या है, बड़ी है। तो एप्पल अर्थ पर गिर रहा है, ना कि अर्थ एप्पल पर। लेकिन हर एक चीज क्या है, अट्रैक्टिव है यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एप्पल डज नॉट अट्रैक्ट द, देखो, बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, for a given force acceleration is inversely proportional to the mass of an object। ठीक है, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है।
द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्जिबल, ये भी हमने पढ़ा है अभी. सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल, इसलिए हम देख नहीं पा रहे हैं कि जो अर्थ है वो भी किसकी तरफ घूम रही है, एप्पल की तरफ. एक्सटेंड द सेम आर्ग्यूमेंट फॉर व्हाई द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द मून, तो इसके बाद ये सेम आर्ग्यूमेंट हुआ तो क्यों नहीं घूमती है. इन आर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन, सारे किसकी तरफ जाते हैं, सन की तरफ. बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द सन एंड प्लैनेट्स, तो हम इस आर्ग्यू से ये भी जान सकते हैं कि इनके बीच में भी कोई ना कोई फोर्स होगा. तो अबव फैक्ट से न्यूटन ने कंक्लूड किया कि नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल एंड द मून बट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप क्या कहोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में है वो हर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास. देखो ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया d, और इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगी इसका मास हमने कैपिटल M, इसका स्मॉल m, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल m अपॉन में d का स्क्वायर, और जो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कोई भी ऑब्जेक्ट है जो दो ऑब्जेक्ट है और उनके बीच का जो सेंटर है उसको ज्वाइन करेंगे दैट इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. तो देख इसके बाद में अब जो हमने ये पढ़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल से ही हमारा फॉर्मूला आ गया, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है. अब देखो जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, F इक्वल्स टू जी एम एम डी का स्क्वायर. अब क्या किया इन्होंने, क्रॉस कर लिया, जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो जी को यहाँ रखा और यहाँ पे डी क्या था डिवीजन में, तो F के साथ किस में चला गया, मल्टीप्लीकेशन में, और कैपिटल M और स्मॉल m ऊपर थे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली और ये हमारा फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, जिससे इसकी एसआई यूनिट हमें पता चल गई क्या होती है, फोर्स. इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, फोर्स हो रही है, डिस्टेंस हो रहा है और 2 बार मास हो रहा है. तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, अब देखो यहाँ पे फोर्स है ना फॉर्मूले में, तो फोर्स की हो गई न्यूटन, मल्टीप्लाई डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर, 2 टाइम्स है तो मीटर स्क्वायर, अपॉन में मास है कितनी बार है 2 टाइम्स है तो केजी का स्क्वायर. तो ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट हो गई जिसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर. अब देखो द वैल्यू ऑफ जी वॉज फाउंड आउट बाय द हेनरी कैवेंडिश. अब ये वाला एक क्वेश्चन आएगा कि किसने जो है फाइंड की थी जी की वैल्यू, तो दिस इज नोन एज द हेनरी कैवेंडिश. इन्होंने फाइंड आउट की थी जी की वैल्यू by using a sensitivity balance. The accepted value of G is 6.673 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square kg inverse का square, तो 6.673 into 10 की power minus 11. We know that there exists a force of attraction between any two objects. हम देखते हैं कि कोई ना कोई force of attraction होता है कोई भी दो objects के बीच में, उनकी value को compute करेंगे, ठीक है. The law is universal in this sense that it is applicable to all bodies. ठीक है, हर बॉडी के लिए अप्लीकेबल होगा, चाहे वो बड़ी हो या स्मॉल हो, चाहे सेलेस्टियल हो या टेरेस्ट्रियल हो. और इनवर्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मीन्स द डी गेट्स बिगर बाय अ फैक्टर ऑफ 6, जिसको 1, जैसे इन्होंने बोलिया डी की वैल्यू अगर 6 है तो 1 अपॉन डी का स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन 36 हो जाएगा. ये वाला कंप्यूट करके दे दिया. अब इसके बाद हमारे क्वेश्चंस हैं. एग्जाम्पल है द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 raised to power 4 kg एंड द मून इज इतना. द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज दिस. फाइंड द फोर्स एंड जी वैल्यू. अब देखो फॉर्मूला हमारा कौन सा, यही वाला होगा, F इक्वल्स टू जी एम एम आर डी का स्क्वायर या आर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. अब इसमें एक मास ऑफ अर्थ ये है और मास ऑफ मून हमने यहाँ पुट कर दिया, डी की वैल्यू हमें गिवन थी यहाँ पुट कर दी, और एफ जी की वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है अपने आप ही ले लेनी है हमें, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा ये, और वैल्यू को कंप्यूट करके यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, गिवन नहीं है, यहाँ पे कंप्यूट करके
जो हमारा आंसर आया दैट इज 2.01 10⁻20 न्यूटन। अब देखो जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो ये लॉ था ये हमारा कौन सा था, यूनिवर्सल लॉ ही था कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जो छोटी हो या बड़ी हो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसका फॉर्मूला जो है अभी हमने जो देखा है ये वाला, ये पुट करना है। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना, काफी सारी फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ये फोर्स है किसी चीज को बाइंड करके बांध कर रख रहा है पृथ्वी पर। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मोशन करा रहा है प्लैनेट्स का अराउंड द सन, टाइड्स का ड्यू टू द मून एंड सन की वजह से ही क्या हो रही है, टाइड्स हो रही है जो पानी के अंदर होती है। अब नेक्स्ट है, इससे पहले हमारे जो बीच में ये वाला है केपलर्स वाला, ये पढ़ लेते हैं, सर आइजैक न्यूटन वाला। उन कब बोर्न हुए थे उनके बारे में थोड़ी डिटेल दी हुई है और ये स्टोरी बताई गई है कि वो बैठे हुए थे तो उसके बाद में उनको ध्यान ऐसा गया कि ये एप्पल क्यों नीचे की तरफ गिर रहा है। तो आप ये सब एक बार स्टोरी पढ़ लेना। इधर केपलर के बारे में बताया गया इनवर्स केयर, हाउ डिड न्यूटन गैस द इनवर्स केयर रूल, क्यों उन्होंने इनवर्स केयर का रूल किया। तो जो केपलर थे उन्होंने 3 लॉ डिराइव किए थे। अब देखो केपलर के लॉ वैसे इंपॉर्टेंट है। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेन इज एन एलिप्स, जो हमारी अर्थ है वो क्या है, एलिप्स है, चपटी है। विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, एक फोकस से देखते हैं। तब उसने 3 लॉ दिए थे केपलर में, तो तीनों का बताया गया है कि जो प्लैनेट और सन है जिनका इक्वल एरिया होता है तो वो उनको जो है घूमने के लिए टाइम जो है सेम लगता है। अब देखो मून को घूमने के लिए टाइम कम लगेगा, सैटर्न को अलग अलग रखता है। तो वो डिपेंड करता है कि उनके डिस्टेंस पर और दूसरा उनके एरिया पर। नेक्स्ट है क्यूब वाला, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट जो है सन से प्रोपोर्शनल टू द, ये बताया गया है प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड के स्क्वायर के। आर क्यूब बाई टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, ये केपलर कुड नॉट गिव अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, उन्होंने नहीं दी। इट वॉज न्यूटन हु शोड द कॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन इन द ग्रेविटेशनल फोर्स द सन एक्सर्ट्स ऑन दैम। केपलर ने कभी भी थ्योरी नहीं दी, सिर्फ न्यूटन ने दी है। न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ केपलर का यूज किया है इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसीलिए इसको बताया गया कि क्यों उन्होंने डिस्टेंस का स्क्वायर दिया है। टाइम पीरियड के लिए दिया हुआ है 2πr अपॉन में t, वेलोसिटी के लिए, ठीक है। ये केपलर्स का है। जो हमारे 9th में इतना नहीं है, ये 11th में आता है चैप्टर नंबर 8 में। 11th क्लास में चैप्टर नंबर 8 है ग्रेविटेशन का, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम 11th क्लास का करेंगे तब उसमें हम पढ़ेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, एक स्टोन लेना है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं वो थ्रो, उसको नीचे से ऊपर की तरफ गिराना है और फिर देखना कि वो कुछ हाइट के बाद वापस से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। तो आपको पता चला कि वी हैव लर्न द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट, कि अर्थ क्या कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। Whenever object falls towards the earth under this force alone, we say that the objects are in free fall. ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ गिर रही है नीचे इस फोर्स में, अकेले फोर्स की वजह से, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाएगा, फ्री फॉल। इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो ऊपर से ऑब्जेक्ट गिर रही है उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आया हुआ है। जब हम गिराते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम किसी वस्तु को गिराते हैं तो गिराने के बाद क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसकी दिशा चेंज हो सकती है। तो नहीं, नो चेंज, ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। बट ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन, लेकिन अर्थ की अट्रैक्शन के लिए देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ सकता है। एनी चेंज इन द वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सलरेशन, तो क्या बोलते हैं, एक्सलरेशन। तो हमें ध्यान रखना है डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में चेंज आ सकता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है गिरती है अर्थ की तरफ तो एक्सलरेशन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो आगे की तरफ बढ़ रही है, उसमें मोशन हो रहा है। और वो किसकी वजह से हो रहा है, जो बढ़ रही है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रही है, तो जिसको बोला गया है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ द फोर्स ऑफ द अर्थ। वी कैन से ऑल्सो से दैट इट इज द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिनोट करते हैं। वी नो दैट
द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानते हैं, दैट फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलरेशन। ठीक है, ये वाला F इक्वल्स टू M इंटू ए, ये हमने पढ़ा था। लेट द मास ऑफ स्टोन M ले लिया, वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज एक्सलरेशन इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो अब जब एक्सलरेशन है, हमने इस ग्रेविटेशनल फोर्स वाले में एक्सलरेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें ए की जगह क्या लिखना है, जी लिखना है। तो F इक्वल्स टू M इंटू जी, क्योंकि ये क्या है, एक्सलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, तो ये लिख लिया। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, F इक्वल्स टू जी एम एम डी का स्केयर। तो F क्या होता है, हाँ F M इंटू ए होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो जिसको हम M इंटू जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, तो इक्वेट करने के बाद देखो हाँ क्या आया, M एक सेकेंड, इक्वेट करने के बाद आया एक सेकेंड रुको भाई, चल नहीं रहा ये। देखो जो इन्होंने यहाँ पे पुट किया, जी को यहीं रख दिया, इस M को हम नीचे की तरफ लेकर आए, M से M कैंसिल आउट हो गया। एक सेकेंड रुकना, ठीक है। यहाँ पर नेटवर्क इशू हो गया फिर से। ठीक है, M इंटू जी इक्वल्स टू जी एम एम डी का स्क्वायर। इस M को यहाँ से हटा के हम कहाँ ले आए, नीचे ले आए। देखो छोटे M से छोटे M कैंसिल हो गया, छोटे वाला हो गया। अब आपसे ये वाली वैल्यू आ गई है हमारी, G इक्वल्स टू जी एम एम डी का स्क्वायर। तो देखो M इज द मास ऑफ द अर्थ एंड डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। ठीक है, जिससे हमारी ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का हमारा ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो यहाँ पर जिसका मास छोटा है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तो मास क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो ग्रेविटी जो है वो सब जगह है। देखो अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर। जो इसका रेडियस है अर्थ का वो बढ़ रहा है पोल से इक्वेटर की तरफ। तो वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल। अब क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये पैराग्राफ हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पोल जी की जो है कहाँ पर ज़्यादा होगा कहाँ पर कम होगा। जो जी की वैल्यू जो है, जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल, पोल पर ज़्यादा होगी और इक्वेटर पर कम होगी, क्योंकि जो अर्थ का जो सेंटर है, जैसे सेंटर की तरफ आएगी तो वहाँ पर ग्रेविटी जो है ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, और जो रेडियस है अर्थ का इंक्रीज कहाँ से है, पोल से है, टू द इक्वेटर की बजाय। ठीक है, बढ़ा हुआ है। फॉर मोस्ट कैलकुलेशन वी कैन टेक जी टू बी मोर और लेस कांस्टेंट और नियर टू द अर्थ। जो ऑब्जेक्ट्स जो है अर्थ से दूर है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स लिया जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा वैल्यू को। देखो 9.8 ये आपको देखनी है कि हमारी जो ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8
8 है वो क्यों है, 6.6 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मार्स, इन दोनों को इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। चलिए आज हम इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, एक क्लास में और हम ये कंप्लीट कर लेंगे अपना चैप्टर।